ओके, सो बच्चे लोग, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, राइट नाउ यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, कि आपके सिलेबस में आपको जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, क्या ह्यूमन फिजियोलॉजी जो पार्ट है उसमें वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स को आप स्टडी करते हो। क्या करते हो? ऑर्गन सिस्टम्स को आप स्टडी करते हो, जिसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे होगा एक तो, दूसरा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे होगा, तीसरा रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा वाला? नॉट सेल्यूलर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाला नहीं, ये ब्रीदिंग वाला रेस्पिरेशन, मैं ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। Then you have the nervous system, that is your brain and spinal cord, etc. And next is your locomotion और locomotory system. ये 5 पे आपका मेजर फोकस रहेगा, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम ये। एंड नर्वस सिस्टम में बहुत सारे लोग अलग से भी करते हैं और नर्वस सिस्टम में इंक्लूड भी करते हैं हार्मोनल, दैट इज योर एंडोक्राइन सिस्टम, या आप इसको हार्मोनल एंडोक्राइन बोल सकते हो। तो आज हम लोग जिस चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं, जिस पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, वो है ये वाला, दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। हाउ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर बॉडी आर एलिमिनेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ दे आर फॉर्म्ड, सेकंड हाउ दे आर एलिमिनेटेड। बात समझ में आ रही है सबको? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, सेकंड हाउ दे आर एलिमिनेटेड, मतलब शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बनते कैसे हैं और बाहर कैसे फेंके जाते हैं, बाहर एलिमिनेट कैसे किए जाते हैं, ठीक है। अब ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि जिन वेस्ट प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूं वो कैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। कैसे बच्चों? वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। इसका मतलब दे कंटेन नाइट्रोजन। कैसे वेस्ट प्रोडक्ट है वो? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, विच मीन्स दैट दे कंटेन नाइट्रोजन। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? व्हाट आर द एग्जांपल्स? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये 3 मेजर हैं। कौन से 3 देख लो? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये तीनों किस में आते हैं बच्चों? ये तीनों नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। किस में आते हैं? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये 3 मेजर क्यों इंपॉर्टेंट है तीनों, अभी अगले पैराग्राफ में समझ में आएगा, ध्यान से देखो। इसके साथ साथ अदर प्रोडक्ट्स, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी आर व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सोडियम, पोटेशियम। अब बोलोगे सर सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट को वेस्ट प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हो? मतलब जितना सेल को रिक्वायर्ड नहीं है उसके बाहर चला जाता है, उसको हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कि जब पानी एलिमिनेट होता है, अभी पानी आपके बॉडी में कहाँ से एलिमिनेट होता है? ऑब्वियसली आपके यूरिन के थ्रू ना, ज़्यादा करके यूरिन फॉर्मेशन के थ्रू। तो आपकी ये जो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये मेनली जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये मेनली किस रास्ते से आपके बॉडी के बाहर जाते हैं, आपके शरीर के बाहर जाते हैं? ये आपके यूरिन के थ्रू आपके शरीर के बाहर जाते हैं। बट यूरिन में इसके साथ साथ और क्या जाएगा? वाटर जाएगा और साथ में बहुत सारे आयंस जाएंगे, करेक्ट। अब सवाल ये है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ये तीनों क्या है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो क्या है देखते हैं। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। अभी मैंने आपको ये बताया। अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा वाला इन तीनों में से? क्लियरली लिखा हुआ है, देख लो जरा क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अमोनिया कैसा है? सबसे ज्यादा टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब विच इज हार्मफुल फॉर योर टिश्यूज एंड रिक्वायर्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। जबकि यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव्ड विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, करेक्ट है ना? एक साइड मेटल होता है, एक साइड नॉन मेटल होता है, बीच में मेटलॉइड होता है। वैसे आप इस तरह से इसको समझ लो, इस तरह से याद रख लो कि अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया, है ना। अमोनिया को मैं क्या बोलूंगा? मोस्ट टॉक्सिक। समझ में आ रहा है बच्चों? यूरिक एसिड को क्या बोलूंगा? सबसे कम टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक। तो ये क्या होगा? मीडियम। समझा कि नहीं समझा? ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, ये सबसे कम हानिकारक है। यूरिया क्या है? बीच में, मीडियम।
अच्छा, अमोनिया रिक्वायर्स मोस्ट वाटर, रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि ज्यादा पानी चाहिए उसको घोल के बॉडी के बाहर निकालने के लिए। यूरिक एसिड कैसा चाहिए? रिक्वायर्स लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो मुझे बताओ यूरिया में क्या आएगा? बहुत ही लॉजिकली अगेन मीडियम अमाउंट। बोलो हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, एक कॉमन सेंस वाली बात बताओ, अगर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए तो मैं बोल सकता हूं कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, जितने भी पानी में रहते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, हाँ ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? जो पानी में रहते हैं, मरीन एनिमल्स बोलूं ज़्यादा करके, जैसे कि फिश, है ना, एंड अदर मरीन एनिमल्स और अदर एक्वाटिक एनिमल्स, ज़्यादा करके ये प्रेफर करेंगे कौन सा? अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट। मतलब देखो, एनिमल बॉडी या एनिमल्स के शरीर के पास 3 तरीके के ऑप्शन हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट को किस फॉर्म में उसको एलिमिनेट करना है। अगर वो अमोनिया के फॉर्म में एलिमिनेट करेगा तो उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। और किसके पास ज़्यादा पानी है? जो जानवर पानी में रहता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स के पास ज़्यादा सुविधा है। अच्छा, वैसे ही बर्ड्स, है ना, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, इनके पास पानी की एक्चुअली कमी है। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स के पास क्या है? पानी की कमी है। तो वो क्या एलिमिनेट करते हैं? वो यूरिक एसिड, ये क्रिस्टल होता है। यूरिक एसिड कैसा होता है बच्चों? ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। ठीक है? तो जब कौवा या कबूतर आपके ऊपर दया करता है तो कभी आपके ऊपर गिरा तो वो ग्रेनी होता है, पता है ना? ग्रेनी होता है, उसका रफ अपीयरेंस होता है। मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके अपीयरेंस की बात कर रहा हूं, है ना? A lot of the times it is not potty of the kabutar, it is the susu of the kabutar that falls on you. ठीक है? Which means it is the uric acid, or rather the excretory product. There is a difference between egestion and excretion, which many people don't understand. कुछ बच्चों, आप लोग को ये शायद सुन के ऐसा लग रहा होगा बहुत ऑब्वियस चीज़ बोल रहे हैं, बट ये भी कुछ बच्चों को नहीं समझता, तो मैं बता दूं। एक्सक्रीशन और इजेक्शन में फ़र्क क्या है बच्चों? एक्सक्रीशन इज द टर्म यूज फॉर लिक्विड वेस्ट फ्रॉम, अभी ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा हूं, तो लिक्विड वेस्ट जब निकलता है तो एक्सक्रीशन, मतलब हम लोग उसको सीधी सादी भाषा में क्या बोलते हैं? यूरिन, बरोबर है? और इजेक्शन, जो आपने ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में शायद पढ़ा होगा, इजेक्शन इज सॉलिड वेस्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वी कॉल इट फीसीज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं अपन? फीसीज, है ना? सुसु पॉटी, एकदम टपोरी भाषा में। नंबर 1 नंबर 2 बचपन से बोलते आ रहे हो, ठीक है? बट बायोलॉजी में इसका वर्ड क्या है? एक्सक्रीशन, और इसका वर्ड क्या है? इजेक्शन। ठीक है ना? तो इसमें गड़बड़ नहीं करना बेवकूफ़ों जैसी। तो यहाँ पर हम लोग यूरिन, यानी यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल की बात करें, तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स का जो है वो बहुत थिक रहेगा, एक्वाटिक एनिमल्स का बहुत वाटरी रहेगा, बिकॉज उनके पास वाटर का। और ह्यूमन बीइंग्स, हम किस में आते हैं? हमारे पास मिडल, मतलब फिश जितना पानी नहीं है और बर्ड्स जितनी कमी नहीं है पानी की, तो हम बीच में आते हैं। तो हमारे बॉडी में से क्या एलिमिनेट होगा? अब ये थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हो ना, हमारी बॉडी में से क्या एलिमिनेट होगा? यूरिया एलिमिनेट होगा। ये क्लियर हो गया सबको? बहुत आसान हो गया अभी। तो जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया निकालता है शरीर से, उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं बच्चों? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। फिर से देखो, जो ऑर्गेनिज्म शरीर में से डायरेक्ट अमोनिया निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है। जो यूरिक एसिड निकालता है उसको यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक। तो कॉमन सेंस लगाओ और मुझे बताओ कि यूरिया निकालने वाले को क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। बोलो हाँ कि ना? एकदम इजी। तो ह्यूमंस आर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? वी आर
यूरियोटेलिक, हमारे शरीर में से क्या निकलता है, यूरिन में क्या निकलता है, यूरिया निकलता है, इसलिए उसका नाम यूरिन है। समझ में आ रही बात? आई होप सो। बहुत सिंपल। तो अमोनोटेलिज्म लाइक फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, दे आर ऑल अमोनोटेलिक, जो पानी में रहते हैं, है ना। मैंने आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सॉरी फॉर दैट, एक्वाटिक लिखने में, ठीक है, ओके। चलो, सो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि अमोनिया हाईली सॉल्युबल है। ये डिफ्यूजन से जाता है गिल्स, गिल्स मतलब जो फिश के यहाँ पर जो गिल्स होते हैं ना, गिल स्लिट्स, सांस लेने के लिए, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गिल्स, राइट। सो थ्रू दोज अमोनिया इज डिफ्यूजिंग। किडनीज डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, मतलब अमोनिया का जो है किडनी से ज्यादा लेना देना, किडनी हमारे पास है ना, फिश और वो सब सारे छोटे ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म के पास किडनी नहीं है, मतलब फिश, कुछ फिश के पास होती है, नो डाउट, जैसे वेल है वो मैमल है, वो फिश नहीं है टेक्निकली, बट ऑब्वियसली उनके पास किडनी वगैरह होगी। बट मैं इन जनरल अगर छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनके पास वेल डेवलप्ड किडनी वगैरह नहीं होती। किडनी किसके पास है, मेनली वेल डेवलप्ड अगर हम बात करें ह्यूमंस, मैमल्स के पास है ना। तो इसलिए हमारे केस में यूरिया का प्रोसेसिंग होता है, ना कि अमोनिया का, याद रखना। अच्छा, मैमल्स एंड टेरिस्ट्रियल एम्फीबिया, टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले, ये तो सबको मालूम है। टेरिस्ट्रियल का मतलब क्या है, जमीन पे रहने वाले, है ना। एक्वाटिक मतलब पानी वाले, और टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले। तो मैमल्स एंड टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस mammals, terrestrial amphibians and marine fishes. Now very important, please remember, देखो यहाँ पे मरीन और मराइन फिश जो है वो यूरिया एलिमिनेट करेगी। मरीन या मराइन फिश मतलब क्या, जो नमकीन पानी में रहते हैं ना वो मछली, जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं ना वो मछली को अपन मराइन बोलते हैं, और जो नॉन सॉल्ट वाटर में रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। तो मराइन फिश यूरियोटेलिक होती है, और इन जनरल अगर फिश पूछा तो अमोनोटेलिक होती है। याद रखना, भूलना मत, गलती मत करना, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर। अमोनिया पहले शुरू में हर चीज अमोनिया ही होती है, समझे कि नहीं समझे, पहले क्या होती है, अमोनिया। पर अमोनिया कैसा है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, दिख रहा है सबको यहाँ पे मेरा कर्सर, अमोनिया कैसा है, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। तो अगर हमारे बॉडी में अमोनिया जमा होगा तो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक है, बोलो हाँ कि ना। तो शरीर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, कहाँ पे, लिवर में। कहाँ पे कन्वर्ट करता है, आपकी लिवर में जाकर वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, और लिवर में ये कन्वर्जन होने के बाद जो यूरिया बना वो यूरिया जाता है किसमें, किडनी में, और वहां से एलिमिनेट होता है, वहां से यूरिन के रास्ते बाहर जाता है। ये समझ में आ रहा है सबको कि प्रोसेस क्या हो रही है, बहुत ही आसान। सो इसीलिए अमोनिया का क्या बन जाता है, यूरिया बन जाता है लिवर में, और फिर उसके बाद वो किडनी में जाता है, फिर वहां से बाहर जाता है। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बेसिक आप बिठा लेना, बाकी फिर बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन, मतलब मेजॉरिटी एलिमिनेट हो जाता है, थोड़ा सा रखते हैं टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी। अभी ऑस्मोलैरिटी क्या है समझेगा अभी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, डोंट वरी। तीसरा है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स एंड लैंड इंसेक्ट्स एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट, और पेलेट मतलब छोटे छोटे कैप्सूल या टैबलेट, जैसे जैसे आप अपने घर पे देखोगे ना, तो कॉकरोच, छिपकली, ऐसे तो छोटे छोटे वो इलायची के जो दाने होते हैं ना, उसकी तरह ऐसे वो छोड़ के जाते हैं, दोज आर पेलेट फॉर्म्स, ठीक है, विथ बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, एंड दीज आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं उनको, यूरिकोटेलिक। तो मैंने 3 आपको टाइप के ऑर्गेनिज्म बता दिए बच्चों, कौन से बताए बताओ। पहला बताया अमोनोटेलिक, देख लो, दूसरा बताया यूरियोटेलिक, ठीक है, और तीसरा बताया यूरिकोटेलिक, ठीक है, 3 टाइप। ओके,
एनिमल किंगडम में और भी ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे फाइला हैं जिनमें अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सक्रीशन दिखता है। ये 3 प्राइमरी था। कौन सा? एमोनो, यूरियो, यूरिको, ये 3 प्राइमरी था। इनके अलावा और कौन से दिखते हैं देख लेते हैं। चलो, ये सिर्फ आपको फैक्चुअली याद रखना है, ज्यादा टाइम पास नहीं करना है इसमें, फैक्चुअली याद रखना है। क्या? इनवर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं किडनीज। ठीक है? इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स these structures are simple, whereas in invertebrates simple forms होते हैं, vertebrates में complex forms होते हैं। ठीक है? तो ये अभी अगेन अपन क्लासिफाई कर लेंगे। एनिमल किंगडम में जो एक्सक्रीशन का फंडा है वो कैसा है? इनवर्टिब्रेट्स जिसके पास वर्टिब्रे नहीं है, और वर्टिब्रेट्स जिसके पास वर्टिब्रे हैं, बरोबर। इनमें सिंपल एक्सक्रीशन होता है, सिंपल सिस्टम होता है, और इनमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं किडनी। समझ में आ रही है बात? इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, तो हम क्या है, वर्टिब्रेट्स में आते हैं, तो हमारे केस में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं फॉर एलिमिनेशन ऑफ nitrogenous waste, and those complex organs are called kidneys. Platyhelminthes यानी फ्लैट वर्म्स जैसे कि प्लेनेरिया, उनमें प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स होते हैं। प्लैटीहेलमिंथिस यानी कि फ्लैट वर्म्स जैसे कि प्लेनेरिया, उनमें क्या होते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल्स। ठीक है? एनेलिडा में भी सेम होता है। सिफेलोकॉर्डेटा जिसका एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सस, उसमें भी सेम होता है। ना ये पार्ट देखकर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लो। देखो यहाँ पे क्या करना है आपने ऐसा करना है। देखो, किडनीज आर इन द वर्टिब्रेट्स, ऐसे लिखना है। किडनी किस में होती है? वर्टिब्रेट्स में होती है। सिंपल आपको इस तरह से लिखना है, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। किडनी किस में होती है? वर्टिब्रेट्स में होती है। ठीक है ना? फिर फ्लेम सेल्स किस में होते हैं? फ्लेम सेल्स होते हैं प्लैटीहेलमिंथ्स में, एनिलीडा में, और सिफेलोकॉर्डेटा में। अब ये जो है, ये सब तो एनिमल किंगडम में दिया हुआ है, तो आपको वहां पे समझेगा, डोंट वरी। ठीक है? अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो डोंट वरी, देन वी हैव डिस्कस दिस और वी विल डिस्कस दिस इन द एनिमल किंगडम। ठीक है? तो प्लैटीहेलमिंथिस, एनेलिडा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये अलग अलग वेराइटीज हैं एनिमल किंगडम में, अलग अलग क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब प्लैटीहेलमिंथिस, एनेलिडा और सिफेलोकॉर्डेटा, ये तीनों कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में क्या होता है? एलिमिनेशन के लिए फ्लेम सेल होता है। वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? एलिमिनेशन के लिए किडनी होता है। ये जा रहा है दिमाग में अभी? अच्छा, मेनली एनिलीडा में क्या होते हैं? नेफ्रीडिया। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि सम एनेलिड्स विल बी हैविंग दिस, तो सम एनेलिड्स विल हैव फ्लेम सेल्स एंड मेजॉरिटी एनेलिड्स विल हैव नेफ्रीडिया। आपको मैं और इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूं, डोंट वरी। सुनो, एनिमल किंगडम में आपके जो ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया, जो एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया है, उनको सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया है, करेक्ट? किसी भी किंगडम में हम सिंपल से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। इतना अग्री करते हो सब लोग? अग्रीड, ऑब्वियसली। पहले शुरुआत सिंपल से होगी, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। तो वैसे ही जो हमारा शरीर का जो अंदर का स्ट्रक्चर है ना, जैसे ब्रेन, किडनी, हार्ट, ये सब, ये छोटे ऑर्गेनिज्म में ज्यादा डेवलप्ड होगा कि बड़े मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में? क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, करेक्ट? फंक्शन लगभग सेम रहेगा,
जैसे कि अगर एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोई कीड़ा है, जैसे अर्थवर्म है फॉर एग्जांपल। अर्थवर्म को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। अर्थवर्म जो है उसको भी तो खाना खाने की जरूरत है, उसको भी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसको भी एक्सक्रीशन करने की जरूरत है। पर उसके शरीर की बनावट और आपके शरीर की बनावट सेम है क्या? नहीं। फंक्शन दोनों के पास सेम है, बट जो ऑर्गन उस फंक्शन को कैरी आउट करता है वो अलग है। अभी समझा? तो जो काम हमारे शरीर में किडनी कर रही है, वही काम अर्थवर्म के शरीर में एक छोटा सा ऑर्गन कर रहा है जिसका नाम है नेफ्रीडिया। अभी क्लियर हो गया होगा। और वही काम फ्लैट वर्म्स यानी चपटे वर्म्स होते हैं ना, उनके सेल में वही काम करने वाले ऑर्गन का नाम क्या है? फ्लेम सेल। मतलब जो हमारे में किडनी है वो उसमें फ्लेम सेल है। अभी क्लियर हुआ? बस नाम अलग है, आप ऐसा समझ लो। बस ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। जिन बच्चों को नहीं समझ रहा था अभी समझ गया होगा। ठीक है, चलो गुड। तो नेफ्रीडिया। उसके बाद इंसेक्ट्स में क्या है? वो इंसेक्ट्स में काम सेम है, फंक्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बट नाम है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल। तो अब क्लियर होता जाएगा कि इंसेक्ट्स में वही चीज है बट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल नाम है। जैसे तुम ग्रेजुएशन करोगे तो तुम्हारे पास बीएससी की डिग्री होगी, कॉमर्स वाला करेगा बीकॉम होगा, आर्ट्स वाला करेगा बीए होगा। सब तो ग्रेजुएशन ही है। वैसे ही यहाँ पे कि करना क्या है? एलिमिनेशन। क्या बाहर फेंकना है? नाइट्रोजनस वेस्ट। बट इंसेक्ट फेंक रहा है तो उसका जो ऑर्गन है उसको मेल्पिगियन ट्यूब्यूल बोला। एनिलिडा बाहर फेंक रहा है उसके ऑर्गन को नेफ्रीडिया बोला। फ्लैटवर्म फेंक रहा है उसके ऑर्गन को फ्लेम सेल बोला। ह्यूमन बीइंग फेंक रहा है उसके ऑर्गन को किडनी बोला। अभी गया दिमाग में एकदम क्लियर? इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। और लास्ट है एंटीनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स। ये प्रॉन्स में यानी कि क्रस्टेशियन एनिमल्स में। क्रस्टेशियन मतलब जिसके ऊपर वो क्रस्ट होती है ना, कड़क। झींगे। प्रॉन्स मतलब झींगे। प्रॉन देखा होगा अगर कभी किसी ने तो उसको पता होगा। क्रस्टेशियंस एग्जांपल जैसे कि प्रॉन्स, उनमें ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? उनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने वाले ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है इसमें से आपके बहुत सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं। किडनी इन वर्टिब्रेट, फ्लेम सेल इन प्लैटिहेल्मिन्थस, नेफ्रीडिया इन एनिलिडा, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल इन इंसेक्ट एंड ग्रीन ग्लैंड इन क्रस्टेशियंस। ये समझा बच्चों? किसमें क्या है वो सीधा सीधा याद करना है आपको। सिंपल। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, जो एक्चुअल कोर है चैप्टर का वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट। इसको पढ़ने का एक तरीका बताता हूँ। इसमें बहुत गलती बच्चे ये करते हैं कि इस पार्ट को, जो थियरी पार्ट है, उसको रट्टा मारने जाते हो। रट्टा मारोगे भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। इसको कोई भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का फंडा कोई भी आपको समझना है ना, बेस्ट तरीका है जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम। मेक श्योर यू ड्रॉ द डायग्राम, look at the book once, draw the entire diagram and label it without looking. First understand the whole structure और अपने आप उसको बिना देखे लेबल करो। आपको तुरंत याद हो जाएंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर और रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन वैसे ही करेंगे। अभी हमारे पास ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम या ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है तो पहले ये समझ लेते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहले बात आपके पास आती है किडनी। कितनी? 2 किडनीज, एक राइट एक लेफ्ट, बरोबर है। हमारे पास क्या आती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में? सबसे पहले 2 किडनीज आती है। ठीक है, तो मैं ना यहाँ पर जो जो चीजें पैर में हैं उसको यहाँ पे बाजू में करके ऐसे लिख दूंगा 2। समझ में आएगा आपको? अब मैं ऐसे यहाँ पर बाजू में लिख देता हूँ 2। मैंने बाजू में 2 लिखा, मतलब ये कैसे है? जोड़ी में, पैर में। ठीक है, देन यू हैव बोथ द किडनीज के ऊपर, ध्यान से देखना जरा, हर दोनों किडनी के ऊपर आपको ये ऊपर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो मैंने येलो से मार्क किया। किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर मैंने येलो से मार्क किया हुआ है इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है? एड्रीनल ग्लैंड। इसको याद रखना, ये आगे अपने को इसके बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है हॉर्मोन्स वाले चैप्टर में।
ठीक है, तो पहला हमारा था किडनीज, दूसरा है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ऑब्वियसली दो किडनी है तो दो एड्रीनल ग्लैंड भी होंगे, लॉजिकल बात है। अगर दो किडनी है तो हमारे पास दो एड्रीनल ग्लैंड भी होंगे, दोनों किडनी पे एक एक दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर किडनी की ब्लड सप्लाई के लिए रीनल आर्टरी है। रेड कलर में जो बनाई हुई है वो रीनल आर्टरी, और ब्लू कलर में जो बनाई हुई है वो रीनल वेन है। बात समझ में आ रही है, राइट? रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। आर्टरी क्या करती है? सप्लाई। वेन क्या करती है? ड्रेन करती है ब्लड को, ठीक है। देन फ्रॉम द किडनी यू कैन सी दिस पोर्शन, दिस रेड येलो में जो मैं मार्क कर रहा हूं आपके लिए, ये एक ट्यूब दिख रहा है, किडनी से बाहर जाता हुआ एक ट्यूब दिख रहा होगा आपको। किडनी से बाहर जाता हुआ ये जो ट्यूब दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं बच्चों? किडनी के बाहर जाते हुए ट्यूब को क्या कहते हैं? यूरेटर। अगेन यूरेटर भी दो होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज दो किडनी है तो यूरेटर कितने होंगे? दो। पर आप देखेंगे ब्लैडर, ये जो थैली जैसा स्ट्रक्चर है जहां पर यूरिन जमा होता है, ब्लैडर यानी कि जो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे यूरिन जमा होता है, ये कितना है आपके पास? एक ही है। बात समझ में आ रही है? ब्लैडर कितने हैं? एक। दो ब्लैडर नहीं है, दोनों किडनी का पूरा यूरिन एक ही ब्लैडर में जमा होता है। यस, दोनों किडनी का टोटल जितना भी यूरिन बन रहा है वो एक ब्लैडर में जमा होता है। एंड ब्लैडर में इट इज टेम्पररीली स्टोर्ड। ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, आई एम वेरी श्योर। कभी क्लासरूम में बैठे हो, स्कूल में, कॉलेज में, और इससे पेन होने लगता है यहाँ पर, है ना, पेल्विक रीजन में आपको पेन होता है। क्यों? क्योंकि ब्लैडर भरने लगता है और ब्लैडर पे प्रेशर जब आता है ना तो आपको वो पेनफुल सेंसेशन फील होती है। वो ब्लैडर जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच होता है, तो उसकी एक सर्टन कैपेसिटी होती है, सारा यूरिन बन के उसमें स्टोर होता है टेम्पररीली। और फिर आपको उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या खुलता है? ये ओपनिंग खुलती है जिसका नाम है यूरेथ्रा। क्या नाम है इसका ओपनिंग का? यूरेथ्रा। मतलब ये ओपनिंग नहीं है, ये यूरेथ्रल स्फिंक्टर इसका ओपनिंग होता है। यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये छोटू सा टिचकी जैसा निकला हुआ ना, ठीक है, उसको बोलता है यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये मेन जो है, जो मैंने आपको ये बताया, क्या बोलते हैं? ऑर्गन्स। अभी आप देखोगे यहाँ पर एक साइड, ये तो मैंने ऑर्गन्स बता दिए, पहले ऊपर से नीचे तक देख लेते हैं। एड्रिनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनी। मैं आउटा और इंफीरियर वीना कावा नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं सर्कुलेशन चैप्टर में बताऊंगा, डोंट वरी। देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये डायरेक्ट एक्चुअल पार्ट्स हैं आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के। इन दोनों को फिलहाल के लिए इग्नोर करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बाकी सबको याद रखना। अब बोलोगे सर आपने ये तीन के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि ये तीनों आपके किडनी के अंदर के स्ट्रक्चर है। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो यहां पर तो अभी हम लोग जब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम लोग किडनी के पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स की बात करेंगे। बट पहले तो आपको ये समझना है कि एक्सटर्नली आपके पास क्या क्या ऑर्गन्स हैं। तो क्या क्या ऑर्गन्स आप याद रखेंगे? आप एड्रीनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इतने याद रखेंगे जो मैंने यहाँ पे बॉक्स किए हुए। क्लियर? अब हम लोग उनके बारे में डिटेल्स जान लेते हैं सर। Once you get the idea of what it is, then the details are just very basic things. Okay, then those are factual things. जैसे कि one pair of kidneys, one pair of ureter, एक single urinary bladder, एक single urethra. ये क्लियर हो गया? आप बोलोगे हाँ अभी तो बताया। किडनी क्या है? किडनी आर बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन। किडनी का लोकेशन क्या देखना ध्यान से, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबार वर्टेब्रा, मतलब T12 टू L3 के बीच में किडनी लोकेटेड है। अब ये क्या है फंडा, जरा समझा देता हूँ। आपके पास वर्टिब्रे कितने हैं टोटल? आपके पास वर्टिब्रे टोटल है 26। अब ये एक्चुअली लोकोमोशन चैप्टर में आता है वैसे तो, बट आई एम प्रीटी श्योर आपने स्कूल में ये डेफिनेटली सबने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास रीढ़ की हड्डियां कितनी है।
हमारे पास वर्टिब्रे 26 है ना, एक्चुअल इन रियलिटी हमारे पास 33 है। इन रियलिटी कितने? 33। मतलब लास्ट के 5 सेक्रम के फ्यूज होते हैं और लास्ट के 4 कोकिक के फ्यूज होते हैं, इसलिए हम लोग उसको 26 गिनते हैं। अब इसमें फालतू में अभी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना खुद के लिए, लोकोमोशन चैप्टर में ये डिटेल में डील करेंगे, बट 26 और 33 में झगड़ा मत करने लगना मेरे से। आई नो 33 है, मुझे मत सिखाना, मुझे मालूम है ये तो बच्चा है। सर क्या 33 है सर, आप तो बोल दो यार सर, आपने 26 बोल दिया सर, हम कंफ्यूज हो गए। नहीं, मुझे पता है 33 है, बट मैं फ्यूज फॉर्म में बोल रहा हूँ, मैं फ्यूज फॉर्म में बोल रहा हूँ, ध्यान देना, फ्यूज फॉर्म में बोल रहा हूँ। अब ये जो 26 है इनको डिवाइड कैसे करते हैं अपन, ध्यान से देखना। अपन बोलते हैं सर्वाइकल के 7 है, थोरासिक के 12 है, लंबार के 5 है। कितने हुए? 12 और 7 19 और 5 24, बराबर है। सेक्रम का 1, कोकिक्स का 1, बट इन रियलिटी सेक्रम के 5 और कोकिक्स के 4, तो ऐसे होते हैं 33 और 26। खैर आप बोलोगे ये क्यों पका रहे हो आप, तो मैं बताता हूँ। क्योंकि ये जो 26 है इसमें से नोट करना T12 और लंबर में 1 2 3 4 और 5 ऐसा ना, T12 से लेके L5 तक के बीच में आपकी किडनी होती है। क्या बोला मैंने? T12 से लेके L3, T12 से लेके L3 के बीच में आपकी किडनी लोकेटेड होती है। यानी कि यहाँ पर अगर मेरा थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 12 है, फिर इधर मेरा लंबर 1, लंबार 2, फिर लंबार 3, फिर लंबार 4, फिर लंबार 5, ऐसा है ना। तो मेरी किडनी कहाँ से कहाँ रहेगी? किडनी का लेंथ यहाँ से यहाँ तक रहेगा। अभी बात समझ में आ गई होगी। किडनी का लेंथ ऐसा रहेगा, कहाँ? T12 से लेके L3 के लेवल तक। समझ में आया सबको? सो यहाँ पर मेरे पास ये पता चल गया मुझे कि T12 से लेके L3 तक किडनी की जो लेंथ की स्पैन है वो होती है, ठीक है। नाउ दे आर लोकेटेड वेयर, लेट्स सी ऑल दैट ऑल्सो। तो लेवल तो पता चल गया T12 टू L3। अब उनका लोकेशन क्या है? आगे की जो आपकी बॉडी वॉल है वो क्या है? वेंट्रल। पीछे की क्या है? डॉर्सल। आगे क्या होता है? वेंट्रल। पीछे क्या होता है? डॉर्सल। तो हमारी किडनी, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं हार्ट, तो आप यहां बताते हो ना, मतलब क्लोज टू विच वॉल? आपका हार्ट क्लोज टू विच वॉल है? वेंट्रल की डॉर्सल। आगे मैंने बोला वेंट्रल, पीछे क्या होता है? डॉर्सल। तो आगे वेंट्रल, तो आपका हार्ट आप आगे बताते हो कि पीछे बताते हो? आगे बताते हो। तो आपको कोई बोले हार्ट किधर है, तो आप बोलोगे वेंट्रल साइड पे। हार्ट किधर है? वेंट्रल साइड पे। वैसे किडनी किधर है? इधर पीछे, डॉर्सल साइड पे। किडनी कौन से साइड पे? डॉर्सल साइड पे। सो इट इज क्लोज टू द डॉर्सल वॉल ऑफ द अब्डोमिनल कैविटी। ये सारे जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये बाउंसर नहीं जाने चाहिए, नहीं पता है तो पूछ लेना। वेंट्रल का मतलब क्या? सामने की तरफ, सामने की तरफ, हाँ आगे, ये सामने की तरफ। आपकी बॉडी की ये वॉल जो है ये कैसी है? वेंट्रल। और डॉर्सल यानी कि पीठ की तरफ, पीछे की तरफ। ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को? वेंट्रल मतलब सामने की तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे, पीठ की तरफ। बायोलॉजिकली अगर मुझे डिफाइन करना है तो वेंट्रल मीन्स फेसिंग द ग्राउंड, डॉर्सल मीन्स फेसिंग द रूफ और फेसिंग द सन, ठीक है। सो यू इमेजिन योर सेल्फ एज अ 4-legged एनिमल। अपने आप को 4 पैर पे चलने वाले जानवर की तरह समझो तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। वेंट्रल मतलब ग्राउंड की तरफ, डॉर्सल मतलब ऊपर छत की तरफ। समझ में आ रहा होगा? सो किडनीज, अब ये समझ में आया कि जैसे आगे की वॉल को वेंट्रल बोलते हैं, पीछे की बॉडी वॉल को क्या बोलते हैं? डॉर्सल। तो किडनी किस बॉडी वॉल के नजदीक है? पीछे की साइड, यानी कि डॉर्सल बॉडी वॉल के नजदीक है, ठीक है। अभी किडनी के जो मेजरमेंट्स है वो क्या है देख लेते हैं। मेजरमेंट्स हैं 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस। लेंथ कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर की। विड्थ कितनी है? 5 से 7। और थिकनेस यानी मोटाई उसकी कितनी है? 2 से 3 सेंटीमीटर। वजन एवरेज वेट कितना है? 120 से 170, 120 to 170 ग्राम। नाउ किडनी का जो शेप है, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें किडनी का शेप, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहां पर आप देखोगे
तो ये जो नॉच आपको दिख रही, क्या दिख रहा है, एक नॉच जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या दिखेगा, now when you say notch basically means an indentation, है ना। तो ये जो नॉच जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं, हाइलम। व्हाट इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड, हाइलम। सो ऑन द इनर सरफेस देयर इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम। अब ये नॉच क्यों है, तो आप देखोगे यहां पर आपको दिख जाएगा क्लियरली, ये रहा। ये नॉच के थ्रू यूरेटर बाहर आएगा और रीनल आर्टरी अंदर जाएगी और रीनल वेन बाहर आएगी। तो हाइलम का काम क्या है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स के लिए एंट्री और एग्जिट का पॉइंट। हाइलम का काम क्या है, एंट्री और एग्जिट का पॉइंट, जैसे कि एक गेट की तरह काम करता है, आप समझ लो। तो हाइलम में एंट्री किसकी है, रीनल आर्टरी की है। किसकी है, एंट्री, इजी टू रिमेंबर, एंट्री ऑफ आर्टरी। एग्जिट किसका है, यूरेटर का, रीनल वेन्स का भी है और यूरेटर का भी। समझ में आ रहा है, रीनल वेन बाहर जा रही है और यूरेटर भी बाहर जा रहा है। ये क्लियर है। हाइलम में एक एंट्री है, दो एग्जिट है। हाइलम के अंदर फनल शेप्ड स्पेस। फनल का मतलब क्या होता है, दिस इज फनल। इससे अपन वो तेल डालते हैं ना, कुप्पी बोलते हैं, कुप्पी हिंदी में। तो फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शंस कॉल्ड कैलाइसिस। नाउ दिस पार्ट, इसको अपन इंटरनल स्ट्रक्चर में और डिटेल में करेंगे, डोंट वरी। अभी ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा तो आपको समझेगा। आउटर लेयर, किडनी पे एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है जिसका नाम है कैप्सूल, बट उसको अपन सिर्फ कैप्सूल नहीं बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, रीनल कैप्सूल। क्या बोलेंगे बच्चों, रीनल। किडनी का मतलब रीनल ऑब्वियसली, तो क्या बोलेंगे उसको अपन, रीनल कैप्सूल। किडनी के अंदर, इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स, दैट इज आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। अब जरा इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से, क्या बोल रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर ये किडनी है, ठीक है, बीन शेप्ड ऐसी, और इसमें ये हाइलम लगा हुआ है। अगर इस किडनी को मैं बीच से कट करूं, क्या करूं, इसको बीच से सेक्शन, बीच में से ऐसे काट के आपको अंदर का पार्ट दिखा रहा हूं मैं। तो अंदर के पार्ट में देयर आर टू डिविजन्स, देयर आर टू पार्ट्स, ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना जरा। तो ये जो पोर्शन है बाहर का, ये जो इतना पोर्शन मैंने बाहर का बनाया हुआ है, देख लो आप ध्यान से, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन बच्चों, कॉर्टेक्स। और जो अंदर का भाग है बच्चों, जो थोड़ा लाइट कलर में है, जो एकदम लाइट कलर में है, और बाहर का जो है वो एकदम बोल सकते हैं डार्क कलर में है। बाहर का जो डार्क कलर में वो कॉर्टेक्स, और अंदर का जो लाइट कलर में है वो मेड्यूला। अंदर वाले को क्या बोलते हैं अपन, मेड्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेड्यूला, विच मीन्स आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेड्यूला। आपके ब्रेन में भी सेम होता है बाय द वे, ब्रेन में भी आउटर स्ट्रक्चर को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर स्ट्रक्चर को मेड्यूला बोलते हैं। आउटर क्या बोलोगे, कॉर्टेक्स, इनर को क्या बोलोगे, मेड्यूला। आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज मेड्यूला। ये किडनी के अंदर के सेक्शन की बात हो रही है, बाहर से नहीं दिखेगा। ये कैसे दिखेगा, अंदर। तो यहां पर आपको दिखेगा, अब जो मैंने ड्रॉ किया था आपको यहां पर दिखेगा क्लियरली, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूला। नाउ मैंने कलर क्यों ऐसा बताया आपको, डार्क और लाइट, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको डिफरेंस समझे, ठीक है।
बट रियलिटी में आपको कलर से फर्क नहीं करना है, रियलिटी में आपको कलर से फर्क नहीं करना है। रियलिटी में कैसे करना है, आपको देखना है कि आउटर जो है ये कॉर्टेक्स और इनर जो है मेडुला, उसके बीच में फर्क ऐसे है कि जो मेडुला है उसमें आपको ट्राइंगल जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। क्या दिखेगा बच्चों, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स। दोज ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर्स विल बी कॉल्ड एज रीनल पिरामिड्स। क्या बोलेंगे उनको हम लोग, रीनल पिरामिड्स। तो ये ऐसे ट्राइंगल जैसे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनको हम कहेंगे रीनल पिरामिड्स। ये ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। दे आर रफली ट्राइंगुलर इन शेप। ओके, तो इनको हम लोग बोलते हैं रीनल पिरामिड। तो ये बाहर का क्या हो गया, पूरा कॉर्टेक्स। ये अंदर का क्या हो गया, जहां जहां पिरामिड दिख रहे हैं आपको वो क्या हो गया, मेड्यूला हो गया। अब ध्यान से देखना जरा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कैलाइसिस समझाऊंगा, वो क्या होता है। ये जो कॉर्टेक्स है ये एक्सटेंड कर रहा है इनटू द मेडुला। देखो कॉर्टेक्स जो है, दो पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अंदर अंदर घुस रहा है, बरोबर है। जैसे आपके दो दांत के बीच में मसूड़े घुसते हैं ना, गम्स, वैसे यहां पर दो पिरामिड के बीच में क्या घुस रहा है, कॉर्टेक्स का कुछ हिस्सा घुस रहा है, करेक्ट। दोज पार्ट्स दैट कम इनटू द कॉर्टेक्स, इसको याद रखना, दे आर कॉल्ड द कॉलम्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉलम्स। और ये क्योंकि किडनी में तो ऑब्वियसली यू कॉल देम द रीनल कॉलम्स, बट दे हैव अ स्पेसिफिक नेम, दे आर कॉल्ड द रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। क्या बोलते हैं इनको, रीनल कॉलम्स ऑफ। Unless and until you repeat these names, you know them again and again, you know the spelling, you will not remember them, trust me, ठीक है। So they are called the renal columns of Bertini। तो अभी यहाँ पे आप सेंटेंस देखोगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। The cortex extends in between the pyramids as the renal columns, called the renal columns of Bertini। बोलो हाँ कि ना। दो पिरामिड के बीच में कॉर्टेक्स अंदर घुस रहा है, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रीनल, दिस पार्ट रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये देखो दो पिरामिड के बीच का हिस्सा, ये समझ में आ गया। ये जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, दो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर के बीच का जो हिस्सा है उसको हम क्या बोलेंगे। सो यहां पर दो पिरामिड्स के बीच में जो हिस्सा है, जो जगह है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टीनी बोलते हैं, ठीक है। मेडुला में क्या क्या दिखता है, मेडुला में दिखता है मेडुलरी पिरामिड्स, ऑब्वियसली ये मैंने बता दिया। प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, अभी ये जो थोड़ी देर पहले ये कैलाइसिस वर्ड आया था, देखो यहाँ पे भी कैलाइसिस ये वर्ड आया था, मैंने कहा ना अभी समझेगा। अभी कैलाइसिस क्या होता है जरा समझते हैं, ठीक है। तो मेडुला जो पिरामिड्स हैं, मेडुला के जो पिरामिड्स हैं वो जहां पे जाके खुलते हैं, मतलब अब बोलोगे सर पिरामिड का खुलना मतलब क्या, समझाता हूं, डोंट वरी। फिर से देखो, ये रहा किडनी का बेसिक शेप, आप बोलोगे ठीक है। ये रहा पिरामिड, आप बोलोगे ये भी ठीक है। ये पिरामिड में ना ऐसे स्ट्राइएशंस दिखाने हैं, मतलब ऐसे लाइन लाइन दिखानी, ठीक है, हर पिरामिड में। पिरामिड के बीच की जो जगह है उसको क्या बोलेंगे, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ये भी समझ में आ गया, ये वाला बीच की जगह, ये भी क्लियर हो गया। अब ये पिरामिड का जो टिप है, ये दिख रहा है, ये जिसको मैं मार्क कर देता हूँ ब्लू कलर से आपके लिए, पिरामिड का जो टिप पिरामिड का जो टिप है, ये जिस जगह पे आके खुल रहा है ना, ये जिस जगह पे आके खुल रहा है, इस स्पेस को हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, वी कॉल दिस स्पेस एज द कैलिक्स। एक कैलिक्स होता है, बहुत सारे कैलाइसिस होते हैं, प्लूरल कैलाइसिस। तो ये इस पिरामिड का कैलिक्स है, ये इस पिरामिड का कैलिक्स है, ये इस पिरामिड का कैलिक्स है। इंडिविजुअल पिरामिड के छोटे छोटे कैलिक्स को हम लोग बोलते हैं माइनर कैलाइसिस। क्या बोलते हैं, हर एक पिरामिड के सामने जो छोटी सी जगह है
जहाँ पे वो पिरामिड का मुंह खुल रहा है आके। इमेजिन करो एक बड़ा सा टनल है और टनल में से पानी जा रहा है, तो वो टनल का जो मुंह है जहाँ पे खुल रहा है वो कैलिक्स हुआ, वो जगह। और ऐसे बहुत सारे टनल लाइन से पाइप लगाए हुए लाइन से सब एक साथ एक जगह जहाँ पे कॉमन बड़ी जगह में खुलेंगे, वो मेजर कैलिक्स। तो माइनर कैलाइसिस और छोटे वाले को माइनर कैलाइसिस बोलेंगे, बड़े वाले को मेजर कैलाइसिस बोलेंगे, है ना। सो यहाँ पर हमको कैलाइसिस पता चल गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से, और ऑब्वियसली फिर यहाँ से आपके हाइलम में से यूरेटर बाहर जाता है, ये तो पता ही है हमको, है ना। आगे जाके हाइलम में से यूरेटर बाहर जाता है। तो अब अच्छे से आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। शुरू से देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या दिखा। दूसरे साइड की उल्टा किडनी भी बना लेते। पहला हमको पता है बाहर क्या है, कॉर्टेक्स, अंदर क्या है, मेडुला। मेडुला को हमको कैसे पहचानना है, हमको मेडुलरी पिरामिड्स देख के पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर है हाइलम, है ना, नॉच शेप स्ट्रक्चर हाइलम है। पिरामिड के सामने ये जो छोटे छोटे हैं यहाँ पर, ये जो स्पेसेस हैं, ये है आपके माइनर कैलाइसिस। फिर ये जो बड़े स्पेसेस है ये वाले, ये सब मेजर कैलाइसिस। और हाइलम जहाँ पे है वहाँ से यूरेटर बाहर जाने वाला है। फिर से ध्यान से देखना, हाइलम जहाँ पे वहाँ से क्या हो रहा है, यूरेटर बाहर जाने वाला है। तो हाइलम के जस्ट अंदर ये जो जगह है, जिसको मैंने शेड किया रेड कलर से, हाइलम के जस्ट अंदर ये जो जगह है, इसको आप बोलते हो पेल्विस ऑफ द किडनी। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पेल्विस ऑफ द किडनी। ये हो गए माइनर कैलाइसिस, तो यहाँ पर माइनर कैलाइसिस। फिर ये हो गया मेजर कैलिक्स, ये भी मेजर। ये हो गया पेल्विस, और वहाँ से यूरेटर बाहर निकला, और ये जो नॉच है इसको हाइलम बोलने का। क्लियर। तो बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला, मेडुला के अंदर पिरामिड्स, पिरामिड्स के बाहर माइनर कैलिक्स, उसके बाहर मेजर कैलिक्स, उसके बाहर पेल्विस, उसके बाहर यूरेटर। क्लियर हुआ। तो आउटसाइड टू इनसाइड अभी देख लेते हैं हमारा सीक्वेंस क्या है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आउटसाइड टू इनसाइड सीक्वेंस लगाओ, ऐसा बोलते हैं वो, कि बाहर से लेके अंदर तक सारे स्ट्रक्चर बता दो। तो बाहर से लेके अंदर तक सारे स्ट्रक्चर आपको मैं बता देता हूँ। सबसे बाहर थी रीनल कैप्सूल फॉर प्रोटेक्शन, यस, सबसे बाहर थी रीनल कैप्सूल। फिर उसके अंदर था कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर था मेडुला, फिर मेडुला के अंदर था पिरामिड, फिर पिरामिड के अंदर है, और पिरामिड के बाद आता है माइनर कैलिक्स और माइनर कैलाइसिस। फिर उसके बाद आता है मेजर कैलाइसिस, फिर उसके बाद आता है रीनल पेल्विस, फिर पेल्विस जाके खुलता है हाइलम में, और हाइलम में से क्या बाहर आता है, यूरेटर बाहर आता है, और उससे पूरी यूरिन बाहर जाती है। ये पूरा सीक्वेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारे देखो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर, मेडुलरी पिरामिड, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, कॉर्टेक्स, बाहर कैप्सूल, कैलिक्स, पेल्विस, यूरेटर, और आर्टरी और वेन तो मैंने बता दिया ऑलरेडी। हाइलम में अंदर आर्टरी जा रही है, बाहर वेन आ रही है। ये क्लियर सभी लोगों को पता होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर, ठीक है। तो फर्स्ट अभी आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं एक्सक्रीशन के सिस्टम को, ठीक है बच्चों।